2025 में एजुकेटिव पैटर्न पर पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं, सभी शिफ्टों में कुल मिलाकर जितने भी सवाल बने हैं, उन सभी सवालों को मैंने चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज अरेंज किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा परसेंटेज के वे सभी क्वेश्चंस जो सभी शिफ्टों में आए हैं 2025 सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को मैंने निकाल करके प्रॉपर सिस्टमैटिक टाइप वाइज और चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को, मेरा नाम है वीके सिंह और आप सभी का वीके सिंह मैथ्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा कंप्लीट परसेंटेज के सभी सवालों की, जितने भी सवाल एजुकेटिव पैटर्न पर पूछे गए। आज के बाद परसेंटेज के सभी सवालों को, है ना, गुड बाय कर देना, एजुकेटिव पैटर्न का गेम ओवर। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए हुए। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना, जिससे कि आप ये समझ पाओ कितने सारे वही सवाल हैं जो टीसीएस कराता था और कितने सारे नए सवाल एजुकेटिव ने बदले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर है, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, P प्लस क्यू का 25% इक्वल्स टू P माइनस क्यू का 75% है। मेरे भाई, अगर आप नई भी तैयारी कर रहे हैं ना मेरे साथ, तब भी आपको समझ आ जाएगा, मैं उस तरीके से आपको यहां पढ़ाऊंगा। ये इसका 25% है और इधर कह रहा है ये P माइनस क्यू का 75% बेटा। ठीक है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 25 तिया 75। ठीक है, मैं क्या लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू को इसके अपॉन में ले आता हूं। और इधर क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। क्या मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इस 3/1 को मेरे प्यारे बच्चों में 2 + 1 ऊपर लिख दूं और नीचे 2 - 1 लिख दूं तो एक ही बात है क्या? बिल्कुल एक ही बात है। सर ये क्या किया भैया? ये मैंने लगा दिया कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, यानी योगांतर विधि। अब मुझसे पी और क्यू का अनुपात पूछा जा रहा है, तो प्यारे दोस्तों ये कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, तो P अपॉन क्यू बराबर क्या लिख दूंगा? 2/1। तो यहीं से बता दूंगा P और Q का रेशियो क्या है। तो मेरे भाई, मेरे P और Q का जो रेशियो है बेटा, वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:1। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल 18 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मैंने प्रॉपर टाइप वाइज अरेंज किया है। अब आपको यहां से प्रत्येक चैप्टर के मिलने लगेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। इसमें कहता है कि A B से 25% ज्यादा है और B C से 20% ज्यादा है। मतलब दोनों का कंपैरिजन B से ही हो रहा है। तो आप क्या करो, B को बिठाओ सेंटर में, C को लिखो यहां। अब आप B को मान लो 100 चाहो तो, या आप ऐसे भी मान सकते हो कि सर A जो है B से 25% ज्यादा है, तो आप यहां लिखो 25%। और इधर क्या बोला है कि B C से 20% ज्यादा है, यानी B C से, कंपैरिजन किससे हो रहा है? C से 20% ज्यादा है, तो आप यहां लिख सकते हो। तो आप क्या करो कि सबसे पहले C को ही 100 मान लो, तो 100 से 20 ज्यादा B कितना हो गया? 120 हो गया भैया। सवाल में कहा जा रहा है A is 25% मोर देन B एंड B is 20% मोर देन C, यानी कि B का कंपैरिजन C से हो रहा है, तो C को 100 मानो। C से 20% ज्यादा है, B 120 हो गया। अब उसने कहा कि A B से 25% ज्यादा है, तो भैया इस 25% का मतलब क्या होता है सर? 1/4, यानी 1/4 ज्यादा है। तो 120 का अगर आप 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। 30 का मतलब क्या है कि A कितना हो जाएगा बेटा? फिर 30 ज्यादा का मतलब 150। क्लियर है? अब A और C का रेशियो पूछा जा रहा है। आसान है यार, A और C का रेशियो बना दो भाई। तो A है मेरे पास 150 बेटा और C है मेरे प्यारे बच्चों 100। इसको मैं 50 से काटता हूं तो 50 3 150 और बेटा 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो मेरा A और C का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। इन विच ऑप्शन? बोला जी A फॉर आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल को समझ पाए होंगे। ये सारे आसान आसान सवाल हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कहता है किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है। मान लो कोई संख्या मैंने 100 मान ली। कितनी मान ली? क्या हो गया भाई? कोई संख्या को मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 10% कितना होता है? 10। इन दोनों का अंतर कितना? 10। 10 नहीं, 10 की वैल्यू कितनी है? 120। एक रेशियो का मान कितना है? 12। तो वह संख्या कितनी है? 100 रेशियो का मान गुणा 12 कर दो। बहुत आसान है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बनाने के। मैं सबसे आसान तरीके वो बताता हूं जो बच्चे इजीली समझ पाए।
ठीक है, तो हमारा यहां जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगले सवाल के बारे में बात करता हूं दोस्तों, आ जाओ। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। यार सोचना ही नहीं है, 44 एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई रेक्टेंगुल, सॉरी, एरिया ऑफ द रेगुलर ट्रायंगल इंक्रीज्ड बाई 44%। तो 44% तो साइड बढ़ेगी नहीं, 10 की बढ़ेगी तो 21 बढ़ेगी, 54 बढ़ नहीं सकती, तो एक ही ऑप्शन बचा, 20 ऑप्शन से खत्म कर देंगे सवाल को। या चेक भी कर सकते हैं मेरे भाई कि देखो 20 सक्सेसिव लगा दो, 20 जमा 20 प्लस के 20 गुणा के 20, तो 44% बढ़ाना है हमने एरिया, और साइड 2 बार इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं एरिया की बात करूं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 तो फिक्स है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, ए स्क्वायर, यानी साइड को 2 बार लिखना होगा, मतलब आपको यहां 2 बार इंक्रीज करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 और 20 40 ये हो गया, और इधर 2 दूनी 4, तो क्या एरिया में 44% का चेंज आ गया? बिल्कुल आ गया मालिक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस सवाल पर जा सकते थे। चलिए आगे का सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। कहता है एक बैग में 20% लाल गेंद है, यानी कि अगर मैं रेड बॉल की बात करूं 100 बॉल है तो उसमें से 20 रेड हैं। ग्रीन के बारे में बात की जाए तो बेटा ग्रीन कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रीन है भैया 30, और शेष नीली है जी। तो ब्लू कलर की जो वॉल है भाई वो 30 और 20 50, 30 और 20 50, तो ब्लू कलर की शेष है, इसका मतलब ये कितनी बचेंगी 50, अगर टोटल 100 है तो। यदि नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंद, नीली कौन सी है, ये वाली, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपके पास 50 की वैल्यू दे रखी है, तो आपके पास 50 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, नीली गेंद 80 है, ये 80 वैल्यू है 50 की। क्या पूछा जा रहा है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, फिर 100। भाई 50 और 30, 80 और 20, 100, हम तो 100 मान के चले थे ना परसेंटेज पे, 100 से गुणा कर देंगे, 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, तो मेरे भाई ये हो गया 160 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे दोस्तों, हम जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट आए मेरे लाल पीले गुलाबी बैंगनियों तो आराम से मेरे से समझ लेना, पूछ लेना, ठीक है। हरा भाई तारे साथ है। कह रहा है किसी संख्या के 20% और 10% के, देखो सेम ही सवाल है, ये दोबारा से सीजीएल 2025 की शिफ्ट में आया हुआ है, तो बेटा 20% और 10% का अंतर पकड़ो कितना है, 10। तो ये जो 120 वैल्यू है, अभी मैंने आपको 100 मान के बताया था, वही सवाल है ये, तो मेरे भाई वह संख्या 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन देखते ही मार देंगे, क्या हो जाएगा सर, बोला गुरुजी 1200 हो जाएगा। बताओ आसान सवाल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। चलो, और मजा आया कि नहीं आया, तुम्हें क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीजें कमेंट बॉक्स में तुमने बतानी है, ठीक है। और बहुत आसानी से और जल्दी में थोड़ा सा हम सॉल्व करते चल रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की भी स्पीड बने, और आप लोग ये ना सोचें कि एजुकेटी ने पूछे तो इतने पहाड़ सवाल पूछ लिया। अरे भाई बहुत आसान आसान सवाल पूछे। कहता है द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, है ना, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी एनेबल अ पर्सन टू बाई 5 kg मोर, है ना, फॉर ₹200। 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी? मेरे भाई 20% का प्राइस में कमी आ गई, 20% की। मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बच्चा जानता होगा कि सर 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब ओरिजिनल प्राइस अगर मेरा 5 है तो 5 में 1 की कमी आ गई। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 5 से 1 कम होकर 4 हो गया होगा। अच्छा, अगर मुझे एक चीज आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट, कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को जानता होगा कि प्राइस इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द कंजप्शन। इसका मतलब क्या है भैया कि यहां पे फिर मेरा जो कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा, बोले पहले 4 kg तो अब 5 kg खरीद रहा होगा। कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है जी? बोला सर ये 1 kg एक्स्ट्रा। अरे एक नहीं खरीदता, ये तो 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो भैया पहले कितना खरीदता होगा? पहले खरीदता होगा 20 kg। और कोई पूछे अब कितना खरीदता है, तो अब खरीदेगा 5 का 5 गुना 25 kg। उसने पूछा क्या, ये समझो, उसने पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, यानी कि पहले का प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या थी। मेरे भाई अगर आप मूल कीमत पे जाना चाहते हो
तो पहले 20 किलोग्राम खरीदता था कितने रुपए में? 200 रुपए में। तो 200 रुपए में 20 किलोग्राम खरीद रहा था, तो पहले का जो प्राइस था वो कितना था जी? बोला सर 10 रुपीज के जी। 10 रुपीज के जी इन विच ऑप्शन? बोला जी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तरीके बहुत सारे होते हैं सवालों के बनाने के। आ जाओ, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ सारे तरीके एक्सप्लेन करके बताऊं, मैं आपको जो तरीके ठीक ठीक हैं जिनसे आप अच्छे से समझ पाओ मैं वो तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहता है मैन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 5% की वृद्धि होती है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग? तो पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो सीधी सी बात समझ लो कि अगर एक व्यक्ति 70% खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है जी? 70%। 70% से बोले तो 7/10। अगर 10 इसकी इनकम है तो 7 इसका एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 इसकी सेविंग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बस इतनी चीज समझ लो। मतलब अगर एक भैया का हमारे का एक्सपेंडिचर 70% का मतलब 7 है, तो इसकी जो सेविंग है भैया वो 3 है। तो इसकी जो इनकम है बाबू, वो इनकम कितनी है? इसकी जो इनकम है, आई कैसे बनाऊं तुम लोगों के समझने के लिए, ऐसे आई है ना, इनकम इसकी कितनी है हो जाएगी फिर 7 और 3 10। अब सवाल खत्म हो जाएगा। देखो कितने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। उसकी आय में 10% की वृद्धि, इनकम में होगी भैया 10% की वृद्धि। तो अगर यहां 10% की वृद्धि हुई है तो इनकम हो गई ओवरऑल 100%। ठीक है जी। और उसके व्यय में, खर्चे में 5% की, मेरे भाई 7 का 5% का इंक्रीमेंट कर दोगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 7 पंजे 35%। अच्छा एक चीज आप जानते होंगे मेरे भाई कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिला के जितनी भी बढ़ेगी तब इनकम बढ़ेगी। तो भैया यहां पे आप मुझे ये बताओ कि सर इनकम 100 बढ़ रही है लेकिन खर्चा तो 35 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पे 65% क्या बढ़ता होगा? बोला 65% बढ़ रही होगी इसकी सेविंग। कितने पे? 3 पे। तो 3 से 65% को काट दो। जैसे ही आप काटोगे तो 32 या 66 होता है, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा 21 या 63, 22 या 66, सॉरी नॉट 32 22 या 66 होता है, तो 21 या 63, तो ये कटेगा 21 पे, 21 या 63, 2 बचेगा तो 21.67%। तो 21.67% इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल खत्म हो गया भाई। 65% सेविंग बढ़ी है, कितने पे बढ़ी है? 3 पे बढ़ी है। तो 3 का ओवरऑल 65% कितना होता है? बोला जी ये होता है 21 इंटीजर। कितना बचेगा फिर यहाँ पे? 2/3, और 2/3 को क्या लिख देंगे? 0.67। क्लियर है? ऑप्शन में वही दे रखा है। अगला सवाल कहता है 3 संख्याओं का औसत 35 है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 35। द फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द सेकंड एंड द थर्ड इज 20% लेस देन द सेकंड। देन व्हाट इज द सेकंड नंबर? कहते हैं 3 संख्याओं का औसत जो है भैया वो 35 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है और तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम है। 3 संख्याएं जी, कंपैरिजन ऐसे हो रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो क्या बात बोलता है कि 3 संख्याओं का एवरेज 35 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है ये 20% ज्यादा है, ऐसे लिखो। इसके बाद क्या कहता है दोस्तों? फिर मेरे से कहता है और तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम है, मतलब जो थर्ड नंबर है वो अब दूसरे से ही कंपैरिजन हो रहा है, 20% कम है। क्लियर? 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 है तो 5 में 1 ज्यादा, ये 6 हो जाएगी। और 20% मतलब 1/5, अगर ये 5 है तो 5 में 1 कम, तो ये 4 हो जाएगी। तो ये रेशियो बन गया 6:5:4 का। क्या बन गया जी? ये रेशियो बन गया 6:5:4 का। अब इन तीनों संख्याओं के रेशियो का योग कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 6 और 5 11, 11 और 4 15। बोलो हाँ या ना? 6 और 5 11, 11 और 4 15। यार 15 नहीं है, इन तीनों संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका योग कितना होगा? बोला औसत में गुणा कर दो संख्याओं से। भाई 3 नंबर है, 3 नंबरों का औसत 35 है, तो इनका योग क्या होगा? बोला 35 गुणा 3 जी। अब काट लो इसको। तो मेरे भाई आप क्या करोगे?
आप एक चीज समझ लो कि सर 15 बराबर मेरे पास कितना है, 35 तिया 105, 15 से काटूंगा तो 15 सत्ते 105, तो एक रेशियो का मान मेरे पास क्या आ जाना है जी बाबू, 7। अब एक रेशियो का मान मेरे पास 7 आ गया है, तो अब आगे क्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या। तो मुझे 5 रेशियो का मान बताना है, तो भैया रे 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इसका भी 7 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ भैया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और क्लियर ना हो गणित है। खैर चलो आ जाओ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई कोई भी आपको समझ में आना चाहिए बेटा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। देखो आसान सवाल, अभी जो मैंने बताया था। अमेन, ये टाइप का सवाल बहुत भर भर के रिपीट हुआ है, और ये मैंने परसेंटेज में अपना सुपर 100 बैच चलाया था 2025 के लिए, उसमें खूब सारे सवाल बताए, और मैंने 5-5 तरीके बताए थे इस सवालों को करने के। बेस्ट मैंने यही बता दिया था कि मैंने आप रेशियो से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो। अब मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, बस सवाल को यहीं तोड़ना शुरू कर दो। 75% का मतलब 3/4 अपनी इनकम का। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, अगर इसकी इनकम 4 है तो भैया इसका एक्सपेंडिचर 75% खर्चा कर रहा है 3 का, तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी बाबू, 1 की हो जाएगी। क्लियर है? अब कहता है कि महंगाई के कारण, समझना सवाल को, महंगाई के कारण है ना, हिज एक्सपेंड इंक्रीज बाय 20%, उसका खर्च 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ा 20%। तो यहां इसका 20% जैसे ही आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 20 60%। और उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, इनकम में होगी जी 10% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया जी 40%। एंड हिज इनकम इंक्रीज बाई 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपने यूं बताया था कि भाई इनकम कैसे बढ़ती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला करके। यहां खर्चा ही 60 बढ़ रहा है, तब भी इनकम 40 बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है काका, यहां पे ना 20% इसकी सेविंग में कमी आ रही होगी, क्योंकि जैसे ही आप 60 में 20 जोड़ोगे तब जाके 40, मतलब 60 में 20 घटाओगे तब जाके 40 पे पहुंचोगे। तो मेरे भैया सेविंग में 20% की कमी है। अब 1 से भाग लगाओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20% का डिक्रीजमेंट आ गया इसकी सेविंग में। इन विच ऑप्शन? बोला जी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल है कि मानता नहीं है। बोलो हाँ या ना, डी फॉर दिल है कि मानता नहीं। आई होप प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा। अगला सवाल, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नया कहूंगा, नया क्या इन द सेंस, है तो पुराना ही, बहुत आते थे ऐसे सवाल, लेकिन ये थोड़ा ठीक सवाल पूछा गया है। गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? एजुकेटी का पहला गुड क्वेश्चन मिला है मेरे को। गुड क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक लेवल का, नॉट अ प्रीमियम लेवल, ठीक है? एक अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में 75% प्रश्नों का प्रयास किया। उसने प्रयास किए गए प्रश्नों से 80% सही किए। चलो मैं क्या मान लेता हूं कि एक परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आस्क किए गए वो 100 थे। अ कैंडिडेट अटेम्प्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम, ठीक है? मैंने मान लिया 75% उसने सही किए, मतलब 75% उसने, टोटल क्वेश्चन थे 100 में से उसने जो अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट जो किए हैं उसने, अटेम्प्ट क्वेश्चन वो किए हैं इसने 75%, तो 100 का 75% 75 ही हो जाएगा। अच्छा जी, फिर नॉट अटेम्प्ट कितने किए होंगे इसने? नॉट अटेम्प्ट, ठीक है भैया, नॉट अटेम्प्ट कितने होंगे 100 में से? अगर 75 अटेम्प्ट किए तो 25 आ जाओ। और जो प्रश्न उसने अटेम्प्ट किए हैं ना उसमें से 80% सही किए। इसका मतलब क्या है भैया कि यहां इसने 80% सही किए। अब इसका 80% अगर मैं करूं, अगर इसका मैं 80% करता हूं बाबू, तो ये हो जाएगा 4/5, और 4/5 का मतलब हो जाएगा रे भैया, ये 5 से काटा कितने बार? 15 बार, और 15 चौके 60, तो यहां मिलेंगे इसको 60 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? यानी 75 का 4/5 करना है, ध्यान रखना। 75 का 4/5 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 60। आगे कहता है कि नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस में से, यानी बोलता है
कि एंड 10% ऑफ द अनअटेम्प्ट वंस वर आल्सो अवार्डेड मार्क्स ड्यू टू द ग्रेस, मतलब जो इसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उन प्रश्नों में से 10% पर ग्रेस के कारण अंक मिले, मतलब 25 का यहां 10% इसको ग्रेस मिल गया। 10% का मतलब होता है बाबू 1/10 करना है आपने, 25 का 1/10 करोगे ये आ जाएगा 2.5, ठीक है 2.5। अब उसने बोला क्या है जी, आ जाओ बात को समझ लेते हैं। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 थी तो उसने कुल कितने प्रश्न सही किए। अब देखो भैया कुल प्रश्नों की संख्या 200 थी, कुल प्रश्नों की संख्या 200, यहां तो संख्या कह रही है 100 नहीं 200 थी, कितना गुना है 2 गुना। इसका मतलब क्या है कि इसको मिले अंक भी कितने हो जाएंगे फिर भैया रे, बोला ये हो जाएंगे 62.5, या तो ऐसे कर लो आप, तो 62.5 नहीं 62.5 का 2 गुना, तो 62.5 का 2 गुना 62 दूनी 124 और आधा आधा पूरा 125, तो इसको जो कुल प्रश्न सही किए हैं वो 125। आई क्या बात समझ में? या आप एक काम एक तो ये कर सकते हो दोनों को जोड़ के 2 गुना, क्योंकि रेशियो तो लेके चल रहे थे हम, ये समझ रहे हो कि नहीं रे। या आप क्या कर सकते हो कि यार यहां जब 100 क्वेश्चंस का 2 गुना है 200, तो यहां 75 का 2 गुना 150, तो ये 60 का 2 गुना भी 120 हो जाएगा, तो यहां तो 120 प्रश्न मतलब अंक मिले इसको यहां पे। और यहां फिर ये 2.5 नहीं होगा, ये 25 का 2 गुना नॉट अटेम्प्ट 50, तो 50 के 1/10 कितना कितना हो जाएगा 5, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो आप 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 120 और 5 125, ठीक है ऐसे भी जोड़ सकते हो। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वापस से दिल है कि मानता नहीं, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बताओ समझ में आया सॉल्यूशन, देख लो एक बार सॉल्यूशन, क्लियर है दोस्त, अरे कतई मजा ही आ जाएगा। चलो बनाते हैं अगला क्वेश्चन। एक बैग में 20% लाल 30%, ये सेम सवाल हम शायद बना चुके हैं और मुझे लग रहा है 2 बार पूछ लिया 2 शिफ्टों में अलग अलग, इसका आंसर 160 हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, जो वही सवाल है। तो फिर भी मैं छोड़ूंगा एक भी सवाल नहीं, चाहे सवाल इजी है आसान है, मैं सारे सवाल कराऊंगा। तुमने यार कैसी बात कर दी तुमने, हल्की बात थोड़ी ना होगी। एक बैग में रेड है 20%, तो 20, हरी ग्रीन है जी 30%, और वैल्यू कितनी है जी, फिर 20 और 30 50 से इस वैल्यू का तो 50 ही है, और नीली गेंदों की संख्या 80 है, तो मेरे भैया 50 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कुल गेंदों की संख्या है ना 50 दूनी 100, तो आंसर मैंने पहले ही देखते ही मार दिया था 80 दूनी 160 है, बी फॉर बोल बच्चन। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा ठीक सा लग रहा है मेरे को, क्या कह रहा है आ जाओ। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। अच्छा अभी तक कोई एजुकेटी का तुम्हें लगा कि कोई ठीक ठाक लेवल का सवाल एजुकेटी ने पूछा है? कुछ बच्चे ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये बताओ टीसीएस का पढ़ें कि ना पढ़ें, टीसीएस का पढ़ने का फायदा होगा कि नहीं होगा। सर इतने पुराने क्वेश्चन हम पहले के 2016 17 18 19 20 21 22 23 24 इनको पढ़ने का फायदा होगा। अब ढक्कनो मैं कहता हूं होगा फायदा, क्वेश्चन तो असली वही है? एजुकेटिव कहां से लाएगा, एआई से निकालेगा? अरे भैया एआई वो बोलता है जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, एआई वो बोलेगा वो पढ़ाएगा हमको जो हम उसको पढ़ा देंगे, समझ रहे हो। एआई एक तरीके से ऐसे फंक्शन करता है कि जितना आप उसको पूछोगे वो उतना ही बताएगा, और पूछने वाला वो पहले उसको बताता है कि टेल मी अबाउट फलाना फलाना थिंग, तब वो बताएगा कि ले डिकाना डिकाना थिंग, ठीक है। चलो तो ए का वेतन, अभी तक कोई नया सवाल मेरे को तो दिखा नहीं भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी एंड बी सैलरी इंक्रीज बाय 20% एंड ए इज इंक्रीज बाय x%, देन एज न्यू सैलरी बिकम 25% मोर देन बीज न्यू सैलरी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, कहता है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाओ, ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, अगर बी का वेतन 100 है तो ए का हो जाएगा 140, ठीक है 140। फिर कहता है बी के वेतन में 20% की वृद्धि, इसके वेतन में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो इसका वेतन हो जाएगा 120, ठीक है। ए के वेतन में x% की वृद्धि होती है, ए के वेतन में x% की, ये लाइन जोड़ देने वाली है जी, तू ही है मुझको बता दे, ये वाली लाइन है कि चाहूं मैं या ना, ए के वेतन में x% की वृद्धि, ठीक है। फिर यहां से समझना तो कि ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक है,
मतलब भाई साहब क्या कहना चाह रहा हूं कि जो ए का सैलरी है ना यहाँ पे जो भी है वो बी के नए वेतन से 25% ज्यादा है। बाबू 25% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे वतन? वो होता है 1/4। 1/4 ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा? 150। अरे तेरी की, ये कह रहा है x% की वृद्धि हुई यहाँ पे। यही तो कह रहा है x% की वृद्धि, तो x की वैल्यू बताओ, बता दो। 140 से 150 कितना बड़ा है? बोला मास्टर जी 10 बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। किससे बड़ा है? 140 से बड़ा है। कितना परसेंट बड़ा है? गुणा का 100 कर दो। 0 से 0 खत्म कर दो, 2 से और काटो, मजे मजे में काटो। 50 और नीचे काटो तो 7 आ जाएगा रे भैया, और फिर से काटोगे तो ये आ जाएगा रे बाबू कितना? 7.7749। एक बचेगा तो 7 एकम 7, तो 7.14%। और मुझे लग रहा है एक ही ऑप्शन ऐसा हरा हरा दिख रहा है हमको, है कौन सा ऑप्शन है वो? बोला वो है बी। बोल दो ना जरा, है बी। क्लियर है जी? मजा आया? बहुत बढ़िया, कुछ नया नहीं था, सब कुछ वही है। कहता है 100 लीटर के एक नए घोल में 60% नमक है। अ सॉल्यूशन ऑफ 100 लीटर हैज अ 60% सॉल्ट। ठीक है, सांद्रता को 40% तक कम करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना होगा, और फिर भी सांद्रता 50% तक वापस लाने के लिए कितना शुद्ध नमक मिलाना होगा? ओ तेरी, ये परसेंटेज का सवाल है? अरे आसान लल्लू सवाल है ये सवाल बहुत बना चुके हो तुम लोग, बहुत प्रैक्टिस है तुमका। 100 लीटर के एक घोल में 60% नमक है, सांद्रता को 40% तक कम करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना होगा? देखो सबसे पहली बात, इसको बना दो कैसे? यूजिंग वही सीपीआर मेथड। कौन कौन सीपीआर पढ़ा है कमेंट बॉक्स में बताना, मजा आया कि नहीं? भाई पानी मिलाया जा रहा है तो एक चीज बताओ, सॉल्ट की तो क्वांटिटी, सॉरी जो साल्ट है उसकी क्वांटिटी तो आपको फिक्स करनी होगी। अ सॉल्यूशन ऑफ 100 लीटर्स हैज अ 60% ऑफ साल्ट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट, क्या ऐड किया जा रहा है? वाटर। दैट मींस क्या फिक्स करना है? फिक्स एक ही चीज करना है लाडले, वो करना है सॉल्ट। तो साल्ट पहले 60% था, ठीक है, कितना था? 60%। अब मेरे को नहीं पता मिश्रण कितना है, सॉल्यूशन मैंने x मान लिया, लेकिन आज नमक की सांद्रता 40% होगी। क्यों? रे पानी बढ़ेगा तो नमक कम होगा, पानी बढ़ेगा नमक कम होगा। रे काटो, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यहां आया 2 परसेंटेज से परसेंटेज, 2 से काटा रे 50 और 50 तिया 150, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई रे भैया? x की वैल्यू, ज्यादा स्टाइलिश लिखने लग गया हूं मैं, x की वैल्यू 150, यानी आज मिश्रण 150 हो गया। आज मिश्रण 150 हो गया, क्या बात कर रहे हो? पहले मिश्रण कितना था? 100 केजी था। 100 लीटर या केजी एक ही बात है। 100 लीटर था, आज 150, कितना बढ़ गया? तो इसका मतलब क्या है कि 50 लीटर क्या ऐड किया है? 50 लीटर वाटर ऐड किया है, 50 लीटर वाटर। अब 100 में अगर मैं ये बात करूं आपसे कि सर साल्ट पहले 60% था, तो साल्ट 60 ही था। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। सर वाटर कितना था पहले? सर 60 लीटर, ठीक है। सर वाटर कितना होगा? बोला वाटर होगा 40 जी, ठीक है। आज इसने 50 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है, तो आज वाटर की मात्रा कितनी हो गई? 90 लीटर जी, ठीक है। पर लाडले वो कहना चाहता है फिर से सांद्रता को 50% तक, मतलब वो यूं चाहता है कि आधा नमक और आधा पानी बराबर बराबर बैलेंस कर दो, मतलब 50% इधर, यानी एक रेशियो इधर करना चाहता है, एक रेशियो इधर, तो एक रेशियो की वैल्यू 90 है, तो यहां भी वैल्यू 90 ही करनी पड़ेगी। इसका मतलब साल्ट कितना ऐड, अरे तेरी कहां जा रहा है, साल्ट कितना ऐड करना पड़ेगा? 30 लीटर। ये सवाल है, ये थोड़ा ठीक ठीक सवाल है। तो भैया 50 लीटर तो वाटर ऐड किया गया इसके अंदर, कहां है ऑप्शन में 50 लीटर वाटर? 50 लीटर वाटर किधर है जी? ये तो है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में से 50 लीटर वाटर, ये पहला ऑप्शन, ये भी नहीं है, ठीक है। 50 लीटर वाटर ऐड किया गया और 30 लीटर देन सॉल्ट ऐड किया गया। क्लियर है जी? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अगला सवाल कहता है किसी मान में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर मूल मान पर लौटने के लिए किसी अज्ञात प्रतिशत में, अरे तेरी अरे राजा जी ऐसे ना करो, इतने आसान आसान सवाल पूछोगे तो क्या होगा? ऊपर से कट ऑफ भी कम कर देते हो तुम, है? फिर क्या होगा बच्चा, कैसे इंस्पेक्टर बनेगा हमारा? आसान सवाल है।
30% की वृद्धि, 30 की वृद्धि, तो जितना वृद्धि होता है या कमी होता है उसको नीचे लिखो, डायरेक्ट 100 कर दो, खत्म सवाल। ये कितना हो गया जी, ऊपर आ गया सरकार 300, 300 बटा में 13। अब 13 से काटोगे इसको, 13 दूनी 26 है, 4 बचा, 40 हो गया, 13 3 39, एक ही ऑप्शन है, हटा 51 की घटा 23.08%। बोलो जी, मजा आया ना, आसान सवाल है कि नहीं। 23.08% की कमी करनी पड़ेगी वापस उस मान पे लौटने के लिए, अगर मैं 30% का इंक्रीमेंट करता हूं कहीं पर तो। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हो बाय यूजिंग सीपीआर मेथड, उससे भी बना सकते हो, ठीक है, सीपीआर मेथड से भी। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्शन इज डिक्रीज बाय x%, किसी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है, फिर x% बढ़ाया जाता है, अंतिम मूल्य मूल मूल्य से 10% कम हो जाता है, तो x का मान लगभग कितना होगा। एक चीज बताना, मैंने कहा था अगर किसी चीज में मान लो x% की वृद्धि होती है, मैंने पहले बता रखा ये कॉन्सेप्ट आपको, और बाद में x% की कमी, तो ये ऑलवेज क्या होगा जी, ऑलवेज डिक्रीजमेंट होगा, ऑलवेज डिक्रीजमेंट होगा। और यह डिक्रीजमेंट किसके बराबर होता है सरकार, माइनस के x² बटा 100 के। बोलो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान है कि नहीं, तुम कह के दिखाओ कि तुम्हें ध्यान नहीं है। ऐसे कैसे कह दोगे। तो मेरे भैया अगर मेरे पास माइनस के x² बटा 100 की जो वैल्यू है वो ओवरऑल परसेंटेज में 10 आ रही है, ये प्रतिशत के बराबर होती है, ध्यान रखना, ये इतने परसेंट कमी के बराबर होती है, तो परसेंट से परसेंट का तो 10 आ रही है। अरे राजा जी, तो इसका गुणा इधर होगा तो ये कमी किसको दर्शाएगा, तो x² बराबर मेरे पास 1000 आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास ये कमी कितना दर्शा देगा जी, ये माइनस इसलिए होता है कमी को दर्शाता है, ध्यान रखना, तो यहां माइनस तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे भाई 31 का वर्ग 961 होता है, 32 का वर्ग 1024 होता है। देखो कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए वरना तुम बैठे रहोगे। ये सवाल ठीक है, मतलब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन नहीं है यार। 31 से बड़ा होगा, 32 से छोटा होगा नंबर, देख लो। हटा तेरी तो हटा, ऑप्शन नंबर ए, इतने का वर्ग होगा ये 31.6, खत्म। हटा 51 की घटा, सोचना थोड़े ना पड़ता है, क्यों। आया ना मजा। नेक्स्ट कहता है कि 60% मिल्क इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द 80 लीटर मिक्सचर, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क। एक मिश्रण में 60% दूध है, अगर 80 लीटर के मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध का नया परसेंट क्या होगा। भाई साहब इतना आसान सवाल है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास पहले सॉल्यूशन की मात्रा थी 80 लीटर, अब इसका 60% क्या है, इसमें जी मिल्क है, 60% क्या है, मिल्क। अगर 60% मिल्क करूंगा तो मिल्क की क्वांटिटी होगी मेरे पास 48 लीटर। तो मुझे ये पूछने की कतई आवश्यकता नहीं है कि 60% मिल्क है तो 40% वाटर होगा, तो वाटर हो जाएगा 32 लीटर। ठीक है राजा जी। वो कहता है कि अगर इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, अरे कितना ही मिला ले तू, तो वाटर 52 लीटर हो गया, लेकिन मिल्क तो 48 ही है ना। यस सर, तो मिल्क तो 48 लीटर ही रहेगा, लेकिन आज क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो मेरे पास क्वांटिटी हो जाएगी 100, क्योंकि 80 में अगर 20 मिला दिया है तो आज क्वांटिटी होगी 100, और 100 हो गई मेरे भाई, तो 48 में 100 का मतलब 100 में 48 लीटर दूध है, तो कितना परसेंट है, ये तो मैं कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी ना है राजा। 48%, कहीं से मारो, यहां से मारो, यहां से मारो, जहां से मारो तुम्हारा मन करे वहां से मारो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहता है किसी संख्या को 20% कम करने की बजाय गलती से 25% बढ़ा दिया। रहा नहीं जाता, अरे ऐसा सवाल, ये एजुकिटी तेरा गेम ओवर। 100 मान लो, कोई संख्या 20% कम करनी थी, 20% कम करने का मतलब 100 में 20 कम करोगे तो 80, तुमने किया क्या इसके साथ, 25% बढ़ा दिया, कितनी हो गई राजे, 125। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आपसे
अंतिम परिणाम सही मान से कितने परसेंट ज्यादा है? 80 से 125 कितना ज्यादा है? 45 मतलब 45। किस में? 80 में। कितना परसेंट राजे? गुणा 100। 20 4 80, 20 पंजे 100, 4 से कट रहा है, इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 225, और 225 बटा में 4 काटो जी, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 56 पे हटा 51 की घटा 56.25%। ज्यादा है जी ऑप्शन नंबर ए। कुछ खास मजेदारी नहीं है यार, आसान आसान चीजें पूछी गई हैं काफी। नेक्स्ट, सब पढ़ा है 2025 में सुपर 100 बैच में, सब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलो, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान क्या ही सवाल है यार। चलो सक्सेसिव वाला सवाल है, सक्सेसिव बनाओ, खत्म करो। कह रहा है वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो लगभग 2 बरस पहले कितनी थी? आ जाओ, एक ही लाइन में उड़ा दो। मैंने कई तरीके बताए आपको। 58,320, 58,320 है। पहले साल अगर 8% बढ़ी है तो 108 का मान है तो 100 का इतना होगा। फिर दूसरे साल में फिर ये 108 की वैल्यू होगी, तो पहले साल 100 की वैल्यू क्या रही होगी ओरिजिनल? काटो, किससे काटोगे? 12 से काट दो, ऐसा मन लग रहा है मेरा। 12 निम्मा 108, 12 4 48, 10 बचा, 103 हो गया। तो 12 अट्ठे 96, 96 का मतलब 7, और 12 छिक्के 72। फिर 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 4 बचा, सॉरी 3, 9 4 36, 940, 27, 4 108, और 27 दूनी 54, और 4 से काटोगे 4 पंजे 20। बस क्या बचा जी? कैलकुलेशन ही तो थी। 5 के पीछे 1 2 3 4 0। बहुत तरीके हैं इसके, सीपीआर लगा दो, सक्सेसिव लगा दो, कितने सारे तरीके लगा दो, चाहिए एक लाइन वाला उड़ा दो, ठीक है जी। 50,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो जी ये सवाल तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेटी ने, जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन था ना, ये एजुकेटी ने भी पकड़ लिया इसको, इसने भी पकड़ लिया, इसका भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये। बताना बच्चों कितनी प्रैक्टिस कराई है मैंने इस सवालों की, और उड़ा के रख देते हैं हमारे बच्चे। 80% खर्च का मतलब हो गया 4/5, तो 5 इनकम है, 4 एक्सपेंडिचर है, सेविंग क्या हो जाएगी? 1। खत्म कहानी। आ जाओ भाई। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी इनकम को लेकर चलूं तो इनकम 5 है, 80% का मतलब एक्सपेंडिचर 4 हो गया, सेविंग कितनी होगी बेटा? 1। सेविंग होगी जी 1। कहता है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। अगर इसकी इनकम में यहां 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 25% की वृद्धि करने का मतलब ये हो गया ओवरऑल इनकम 125%। लेकिन उसका व्यय समान रहता है, खर्चा समान रहता है, ठीक है, लेकिन उसका व्यय समान रहता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? मतलब खर्चे में कोई ना इसकी कमी हुई ना वृद्धि हुई, मतलब आप इसको ऐसे मान लो 0, ना कमी ना वृद्धि। तो मेरे भैया एक बात बताओ, फिर ये 125% की परसेंट क्या बड़ी होगी? इसकी बचत बड़ी होगी है। 1 से लगा दो भाग, तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट 125%। ऑप्शन नंबर ए। दोबारा समझो सवाल, सवाल शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80% खर्चा करता है। हिज इनकम हैज इंक्रीज बाय 25%। अगर उसकी इनकम को 25% बढ़ा दिया जाए, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, खर्चे को सेम रखा जाता है, तो भैया फिर क्या बढ़ेगा? बचत बढ़ेगी ना। जब खर्चा सेम है, सीधी सी बात है, इनकम बढ़ रही है, खर्चा सेम है, तो बचत ही बढ़नी है। एक और तरीका देख लो इसका मेरे साथ, यहां देख लो। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 100 रुपए है, एक्सपेंडिचर 80% खर्चा करता है, 80, सेविंग कितनी हो जाएगी फिर? 20। ये दूसरा तरीका देख लो इसका, है ना, मेथड नंबर 2, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा, शायद हो सकता है तुम्हें इससे थोड़ी दिक्कत कन्फ्यूज हो रही हो, क्योंकि मैं उड़ा देता हूँ ऐसे सवालों को। अब उसने कहा 25% की वृद्धि, तो 100 का अगर 25% की वृद्धि करोगे आप तो इनकम हो गई 125। खर्चा भैया 80 के 80 रहा, खर्चा ना बढ़ा ना घटा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप माइनस करो 125 में से 80, जैसे माइनस करोगे 45। इसका मतलब बचत पहले 20 थी, आज 45 हो गई, 20 थी 45 हो गई, कितनी बढ़ गई? 25। मतलब इसकी बचत 25 बढ़ी है, किससे बढ़ी है जी? 20 से बढ़ी है। कितने परसेंट बढ़ी है बेटा?
गुणा 100, आई ना समझ में। 20 से 45 कितनी बढ़ी है? 25, 25 बढ़ी है पुरानी बचत 20 से, कितना परसेंट? परसेंट के लिए गुणा 100, तो ये आ जाएगा भैया 125%। अब आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता। कहां है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए भाई, कहता है एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में देता है। बहुत बढ़िया काम करता है ये तो, ठीक है। शेष राशि में से 40% निवेश में लगाता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कर्मचारी की जो इनकम है वो 100 है, इसकी जो इनकम है वो 100 है। 100 में से इसने जो डोनेट किया है वो किया है 20%, मतलब 20 रुपए, ऐसे मान लो 20% मतलब 20 रुपए दान कर दिए इसने। अब इसकी इनकम बची होगी कितनी? 80। समझना, 100 में से अगर 20 दान कर दिया है, ये 100 में से 20 दान कर दिया तो इनकम बची होगी 80, ठीक है। क्लियर है? 80, ठीक है 80। अब 80 का 40% ये निवेश करता है, ठीक है। 80 का यानी कि ये जो इन्वेस्ट करता है वो करता है शेष बची इनकम 80 का 40%। तो 40% जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना भैया? 32, ठीक है। 40% निवेश करता है, ठीक है। बाकी की बची हुई इनकम को ये यहां बांट देता है। किस किस में बांटता है जी? ये बची हुई इनकम को बांट देता है। यहां थोड़ा सा ज्यादा लंबा तीर चला गया, थोड़ा कम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन क्यों नहीं रहा रे भैया? बन गया ना? हाँ ठीक है। बची हुई इनकम को कहां बांटता है? शिक्षा पे और यात्रा पे, यानी कि ये बांटता है एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पर। किस रेशियो में? 7 और 5 के रेशियो में। एक बात बताओ आप मुझे, सर इसकी इनकम थी 100, 100 में से कितनी बांट दी? 20 और 32, 52। 100 में से 52 बच गई तो बची कितनी? 48। तो ये जो 7 और 5 के रेशियो में, 12 के रेशियो में इनकम को बांट रहा है, वो बांट रहा होगा 48 को, क्योंकि 48 ही बची होगी ना। दोबारा समझो भाई, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, फिर से समझो, थोड़ी कंफ्यूजन शायद आपको आ गई होगी। मैं दोबारा समझाता हूं कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो है 100 रुपए, समझना 100 रुपए। सबसे पहले इसने जो डोनेट किए हैं पैसे, डोनेट किए हैं 20%, 100 का 20% 20 रुपया, ठीक है। तो अब इसके पास बची कितनी होगी? 100 में से 20 हटा दोगे तो 80, ठीक है। अब 80 का 40% इन्वेस्ट करता है, तो ये शेष बची इनकम 80 का 40% इन्वेस्ट करता है। तो 40% को आप क्या लिख सकते हो? 2/5। तो 2/5 का मतलब 16 दूनी 32, तो 32 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब तक इसने 20 रुपए डोनेट किए, 32 इन्वेस्ट कर दिए, तो 20 और 32 मिला के कितना हो गया? 52। 100 में से 52 गया तो बचा कितना है? 48। और आज शेष जो 48 रुपए है इसको निवेश करता है ये किस किस पे? बोला जी ये लगाता है एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पर। किस रेशियो में लगाता है? बोला भैया एजुकेशन पे लगाता है 7 के रेशियो में, ट्रांसपोर्ट पे लगाता है 5 के रेशियो में, ठीक है। बहुत बढ़िया। यदि, अब समझ लो, यदि यात्रा पर खर्च यानी ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च किया गया है दोस्तों वो 6000 है, तो कर्मचारियों का कुल वेतन क्या होगा? मेरे भैया एक बात बताओ, 7 और 5 कुल वैल्यू 12 है, 12 नहीं 48 है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो एजुकेशन पे 7 का 4 गुना 28 खर्च किया है इसने, और ट्रांसपोर्ट पर 5 का 4 गुना 20 खर्च किया है। लेकिन ट्रांसपोर्ट पर 20 खर्च नहीं किया, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्चा किया है इसने वो कितना खर्चा किया है? 6000 रुपए दे रखा है। तो 20 रेशियो का मान यानी 20 की वैल्यू आपको 6000 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया आपके पास? तो एक की वैल्यू हो जाएगी 300। कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 300। थोड़ा छोटा लिखता हूं। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 20 का मान 6000, तो 20 से काटोगे 20 3 60, तो एक रेशियो का मान 300। तो कर्मचारी का कुल वेतन भी 100 नहीं, 100 का कितना गुना? जब एक का मान 300 है तो 100 का मान हो जाएगा 30,000। तो कर्मचारी का कुल इनकम हो जाएगा भैया 30,000। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। बताओ दोस्तों, बात आई समझ में? नहीं आई? होप कि प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है एक छात्र के गणित के अंक भौतिकी के अंकों से 20% अधिक हैं। स्टूडेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर 20% मोर देन द फिजिक्स।
यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और क्या है जी, मोर देन द फिजिक्स। ठीक है, इतना ही है क्या? ठीक है। कहता है कि गणित के अंक फिजिक्स के अंकों से 20% अधिक थे। 20% अधिक थे, 20% का मतलब क्या है कि अगर ये 5 है तो ये एक ज्यादा 6 हो जाएगा। 20% अधिक थे, क्योंकि परसेंटेज आपको आता होगा। 20% का मतलब होता है जी 1/5, और 5 में कोई चीज एक ज्यादा है तो 5 से 1 6 हुई होगी। उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए, धत तेरी की, यानी 5 रेशियो का मान आपके पास 72 है, तो उसके गणित में प्राप्त अंक, तो 5 का मान 72 है तो 6 का मान पूछा जा रहा है। अब क्या करोगे, एक काम कर लो, क्या कि या तो पहले गुणा कर लो या काट लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो गुणा कर लो, या वैसे सीधी कैलकुलेशन होती है, जब भी किसी नंबर को 5 से भाग लगाना होता है ना, तो ऊपर वाले का डबल करके एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो 72 दूनी 144, तो 14.4 आ जाएगा, तो 6 4 24 है, और 14 छिक्के 84, 84 और 2 86 आ जाएगा। खत्म। मतलब जब किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड लगाते हैं ना नीचे, तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करके, मतलब 2 से गुणा करके एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो मैंने यहाँ क्या किया, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाया, उसका गुणा मारा 6 से, 6 4 24 और 14 छिक्के 84 और 2 86। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है। यदि प्रारंभिक मूल्य इतना है तो 3 वर्ष के अंत में। सक्सेस से वाला सवाल है, आसान है यार। अरे मेरी जान, ऐसे तो ना करो एजुकेटी, ऐसे करोगे? ठीक है चेयरमैन साहब, जैसी आपकी मर्जी। 10% पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30% घटता जाता है। 10% घटा तो 9/10, दूसरे में 20% घटा तो 4/5, तीसरे में 3% घटा 30%, तो 3/10 में कितना बचा होगा, 7/10। ठीक है, 2 0 2 0, 5 से काटा 20 बार, तो 20 निम्मा 180, 18 चौके 72, 72 ना, 20 निम्मा 180 हो गया, 18 चौके 72, 720, 720 गुणा 7 करना है, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, और 7 7 49, 49 और 1 50 आ जाएगा। तो 5040 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई हाँ या ना? ये 5 का है, ठीक है हमारा 5040। बाकी भाई गुणा वुणा तुम कैलकुलेशन देख लेना, अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो। 20 निम्मा 180 होता है, 18 चौके 72, 720, और 720 गुणा 7 करोगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। जान लोगे क्या बच्चे की? सही तो कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर 5 स्टॉक को ट्रैक करता है, उनमें से 4 का औसत रिटर्न 8% है, अगर कुल औसत रिटर्न 9% है। अरे यार, मतलब 5 स्टॉक है, 5 पे टोटल जो एवरेज रिटर्न है वो 9% है, तो ओवरऑल रिटर्न कितना हो गया, 45%। जबकि 4 पे एवरेज रिटर्न है हमारा 8%, तो ये कितना हो गया, 32%। 8 4 32, तो 5वें स्टॉक पर कितना होगा, जो एक बचा है उस पे कितना होगा भैया? बोला इसमें से 45 में से 32 आ गया है, तो 5वें पे होगा 13% का। खत्म सवाल। माइनस कर देंगे 45 में से 32, 13% रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट, 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं, जीके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, रीजनिंग के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है, यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, तो उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रश्नों को सही उत्तर देने की आवश्यकता थी? देखो जी, 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है, जिसमें जीके में तो है 20, जीके के क्वेश्चन है 20, रीजनिंग के क्वेश्चन है जी 50, और रीजनिंग के बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के क्वेश्चन में है 50। टोटल हो गए जी हमारे पास क्वेश्चंस कितने, 50 50 100 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70% और रीजनिंग के 50% और इंग्लिश के 30% का सही उत्तर किया। मतलब अगर जीके के 70% क्वेश्चन सही किए हैं, तो 7 दूनी 14, 14 क्वेश्चन सही किए फिर इसने। ठीक है, और रीजनिंग के 50% है भैया, अगर इसका 50% करेगा, 50 का 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब इंग्लिश के करता है 30%, तो इसका 30% कैलकुलेट करोगे तो 50 का 30% कितना हो जाएगा जी, 15। ठीक है,
लेकिन वो कहता है कि यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, इसका मतलब क्या है कि टोटल 120 का आपको 60% सही करने हैं राजे। तो 12 छिक्के 72 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और आपने अभी तक सही कितने किए हैं? 15 और 25, 40, 40 और 14, 40 और 14 54। तो आपने 54 सही किए हैं, 54 राइट किए हैं, और करने हैं 72, यानी कि आपको करने हैं 72। तो 18 3 54, 18 4 72, कितने और सही करने होंगे आपको? 18 क्वेश्चंस और आपको राइट करने की जरूरत है। इन विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। फालतू की लैंग्वेज बड़ी कर रखी है, बाकी सवाल में ज्यादा दम नहीं था, सवाल आसान है। ठीक है, बस लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और सवाल को बनाते जाइए, लैंग्वेज बड़ी कर रखी है। कहता है स्टेशनरी की एक दुकान में 6 दर्जन। इस बार ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लगा है, और जब मैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट सेट कर रहा था तो ये क्वेश्चन एसएससी ने भर भर के पूछे हैं, एजुकेटिव पैटर्न है। तो मुझे लगता है दिस क्वेश्चन आल्सो गुड वन। अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चनों पे गुड लिखा है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने बहुत कराया है बच्चों को, बट गुड वन क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो, ये वर्ड्स प्रॉब्लम में मैंने पढ़ाया था, नंबर सिस्टम का पार्ट में ये क्वेश्चन एक तरीके से कराया हुआ है मैंने वहां पे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी चीज है, बट गुड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए, अभी आपको आगे भी मिलेंगे शायद एक आध क्वेश्चन और ऐसे। चलो, क्या कहता है? स्टेशनरी दुकान में 6 दर्जन लाल पेन है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो रेड पेनों की संख्या है वो है 6 डजन, 6 दर्जन, और कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन है, और जो ब्लू कलर के पेन है वो मुझे नहीं पता कितने एक्स है। ठीक है, मान लिया। ध्यान से समझना, आपको समझाने वाले इस क्वेश्चन में उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, हालांकि रेशियो से बना सकते हैं इसको, सॉरी ऑप्शन से, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतनी देर में ऑप्शन सॉल्व करोगे, चेक करोगे ऑप्शन, उतनी देर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन ऑर्डर किए गए। प्रति दर्जन लाल पेन की कीमत नीले पेन की कीमत का 3 गुना था। मतलब रेड पेन की जो कीमत है वो ब्लू पेन की कीमत का 3 गुना है। अगर इसका प्राइस 1 है तो इसका 1 का 3 गुना 3 है। ठीक है, जब ऑर्डर डिलीवरी किया गया, यहां से लाइन समझना भाई, जब ऑर्डर डिलीवरी किया गया, जब ऑर्डर डिलीवरी किया गया तो पाया गया कि दोनों रंगों के दर्जनों की संख्या आपस में इंटरचेंज हो गई, जिससे बिल की राशि 40% बढ़ गई। ओए होए, सवाल में यही कांड हो रहा है। मतलब अगर ये ऑर्डर करते समय कोई बदला नहीं होता तो 18 रुपए का लाल पेन का बिल बनता, और एक्स पेन है 1 रुपए की कीमत के हिसाब से वैल्यू इतने रुपए का ब्लू का बनता। लेकिन ये संख्या हो गई आपस में इंटरचेंज। मतलब जो 6 दर्जन रेड पेन थे उनकी कीमत लग गई 1 के हिसाब से, और जो एक्स दर्जन ब्लू पेन थे उनकी कीमत लग गई 3 के हिसाब से। तो ये हो गया 6 प्लस के, ये हो गया बेटा कितना 6, यानी 6 का गुणा 1 के साथ 6, और ये हो गया 3x। आज बिल की कीमत ये हो गई। जैसे ही नया बिल देखा तो पता चला कि पुराने बिल की कीमत 40% की वृद्धि हो गई। 40% की वृद्धि का मतलब क्या है? 40% की वृद्धि को आप क्या लिखोगे? 2/5, यानी पहले 5 थी तो आज 2 बढ़ गई, तो कीमत कितनी हो गई होगी? बोला आज पता चला पुराने बिल की कीमत नए बिल के अकॉर्डिंग 7/5 हो गई, यानी जो नया बिल है वो पुराने बिल का 7/5 हो गया। बस ये 40% की वृद्धि है। सवाल खत्म हो गया। इसका गुणा इधर करो, इसका इधर करो। 18 सत्ते 126 प्लस के 7x, इधर 5 छिक्के 30 प्लस के 5 दिए 15x। ठीक है जी, इसको ले जाओ इधर तो मेरे पास बचेगा 8x। इसको ले आओ इधर लाके माइनस कर दो। जैसे इधर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 90 बचेगा ना मेरे पास। कितना बचेगा भाई? एक सेकेंड। 18 सत्ते 126, 7x, 5 छिक्के, ठीक है, 5 छिक्के 30 और 5 दिए 15। ठीक है जी, तो 15 में से 7 घटाओगे 8 बचेगा, और 126 में से 30 घटाओगे तो ये बचेगा मेरे पास 96। ठीक है, करेक्ट है। मैं चेक कर रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 8 से काटा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो मुझे समझ में आ गया कि नीले पेन जो परचेज किए हैं वो 12 दर्जन है। ठीक है, अब उसने सवाल में पूछा क्या है उस चीज पे गौर करो। उसने पूछा है तो मूल ऑर्डर में लाल पेन के दर्जनों की संख्या नीले पेन की दर्जनों की संख्या का अनुपात क्या होगा? मतलब रेड पेन है 6 दर्जन और ब्लू कितने? 12 दर्जन। तो मेरे भैया रेड और ब्लू
तो रेड है मेरे पास कितने 6 और वैल्यू कितने एक्स की वैल्यू अभी बाहर निकाल ली, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, बोला ये आ जाएगा सर 1:2 का। ये सवाल अच्छा है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई 14 सितंबर 2025 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया जाने वाला सवाल है। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार सॉल्यूशन को पूरा देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल के लिए चलते हैं दोस्तों, आ जाओ। कहता है समान आयतन वाले दो बर्तन क्रमशः 40% और 50% पानी से भरे हैं, फिर उन्हें दूध से पूरी तरह से भर दिया जाता है। देखो सबसे पहली बात तो सवाल यही खत्म हो गया मेरा, क्या कि वॉल्यूम कैसा है, सेम है, यहीं पे बस वॉल्यूम दोनों का कैसा है, सेम है। वॉल्यूम सेम है तो आप क्या करो कि दो कंटेनर सीधे सीधे बना लो, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, जो इक्वल डेंसिटी के हैं, डेंसिटी यानी वॉल्यूम इक्वल है। तो पहले में क्या बोलता है, बर्तन में 40% और 50% पानी से भरे हैं। अच्छा पहला 40% पानी से भरा है, एक बात समझना, 40% अगर इसके अंदर पानी है, 40% इसके अंदर पानी है, तो 60% मिल्क होगा। तो मिल्क और वाटर के बारे में बात करूं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 20 दूनी 40। यस सर। दूसरे में 50% पानी है, अगर दूसरे में 50% पानी है तो 50% पानी है तो 50% ही मिल्क होगा भैया, क्योंकि 100% डेंसिटी इक्वल है। तो यहां कितनी होगी, 1:1। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, लेकिन इन दोनों की मात्रा तो वॉल्यूम जो है क्वांटिटी का वो तो सेम है, क्योंकि पहले ही कहा गया है, ठीक है। और इसको एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो उसमें दूध का परसेंट, यदि दोनों बर्तनों की सामग्री को एक नए बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंट क्या होगा। एक काम करो, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 और 2 5, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2। इसकी क्वांटिटी को उठा के तो इधर गुणा कर दो आप 2 से, और इसकी क्वांटिटी को उठा के इधर गुणा कर दो। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो आप पा जाओगे कि मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, पहले में 2 3 6 और वाटर कितना हो जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। और यहां 5 से गुणा कर रहे हो तो यहां मिल्क हो जाएगा आपके पास कितना, 5 × 5 और वाटर भी हो जाएगा 5। तो आपके पास 6 और 5 11 और 5 और 4 9। नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 11:9 के रेशियो में हो गया। तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज, तो भैया दूध का परसेंटेज, दूध कितना है मेरे पास 11, कुल मिश्रण कितना 11 और 9 20, कितना परसेंटेज जी, गुणा 100 बेटा, 20 से काटा 20 पंजे 100, मेरे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 पंजे 55%। तो इन द लास्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 55%। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलते हैं जी अगले सवाल पे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी, और देखो ये वही सवाल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, दिस इज आल्सो गुड वन, गुड सवाल, ठीक है। और शायद इसका भी आंसर 1:2 या 2:1 में से ही आ रहा होगा, ठीक है, जहां तक मेरे को लग रहा है। रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी, यानी कि जो प्रीमियम कॉफी है वो खरीदी है इसने 5 किलो, ठीक है, और कुछ अतिरिक्त साधारण कॉफी, और जो सिंपल कॉफी है वो खरीदी है इसने, मुझे नहीं पता कितनी, मैंने एक्स क्वांटिटी में मान ली। कहता है प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत का 3 गुना है, मतलब अगर इसकी कीमत 1 है तो इसकी कीमत 3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास ओरिजिनल बिल वास्तव में बनेगा 5 × 15, और ये x किलोग्राम एक की कीमत से x का। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये दर्द बयां नहीं किया जा सकता कि इनकी संख्या आपस में बदल गई, इंटरचेंज हो गई। तो जो प्रीमियम कॉफी थी वो 1 के रेट से लग गई 5, और जो सिंपल कॉफी थी वो 3 के रेट से लग गई, तो कितना हो गया 3x। अब इससे क्या पता चला कि बदलाव बिल की राशि देखो सेम ही डिजिट है, 40% बढ़ गई, 40 का मतलब 2/5, तो 5 में 2 बढ़ गई होगी, तो पुराना जो बिल है वो 5 से 2 बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 7/5, बस। तो 7 से गुणा इधर, 15 सत्ते 105 प्लस के 7x, 5 से इधर गुणा, 5 5 25 और 5 3 15x, लगभग सेम कहानी बन गई। इधर ले जाके माइनस करोगे 8x, इधर ला के माइनस करोगे कितना बचेगा 80 20 100, 8 से काट दोगे तो आपके पास x की मात्रा आ जाएगी कितनी 10 kg।
जब x की मात्रा 10 kg आ गई है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रीमियम कॉफी की मूल मात्रा साधारण कॉफी की मूल मात्रा का अनुपात ज्ञात करो। मतलब प्रीमियम कॉफी और साधारण कॉफी का रेशियो, तो प्रीमियम कॉफी 5 है, साधारण कॉफी कितनी है जी हमारे पास 10 है, इसका रेशियो बना देंगे तो इसका रेशियो आ जाना है बाबू 1:2। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है शराब और पानी के 60 लीटर घोल में 20% पानी है, पानी की मात्रा 15% करने के लिए, देखो सेम सवाल है, वही यूजिंग सीपीआर मेथड मैंने भर भर के कराए हैं आपको। ठीक है, एक चीज को फिक्स कर दो कि 60 लीटर का घोल है, इसमें 20% पानी है, पानी की मात्रा 15% करने के लिए, मतलब एक चीज समझना, शराब और पानी है, चेंज क्या हो रहा है? पानी हो रहा है। फिक्स क्या है? वाइन है। फिक्स क्या है? वाइन है। कितनी होगी यहां? 80%। तो बस वाइन को फिक्स कर दो। तो वाइन पहले थी 80%, आज मुझे नहीं पता मिश्रण कितना है। आज पानी जब 15% है, पानी की मात्रा 15% करने के लिए, तो वाइन है? अच्छा शराब मिलानी चाहिए, सॉरी शराब ही चेंज हो रही है बेटा इसमें, तो ये लाइन लास्ट में देख लेना भाई। तो पानी सेम है, इसका मतलब 60 लीटर है, पहले पानी की मात्रा थी 20%, आज मुझे नहीं पता कितनी वाइन ऐड की गई है, लेकिन आज वाइन मेरे प्यारे बच्चों कितनी मिलाई गई नहीं पता, लेकिन पानी आज 15% हो गया। जब वाइन बढ़ेगी तो पानी तो कम होगा रे भैया। तो 15 से काटा, 15 4 60 और 20 4 80, तो आज मिश्रण हमारे पास 80 हो गया, जो कभी 60 हुआ करता था। तो वाइन कितने लीटर ऐड हो गई? 20 लीटर। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। खत्म सवाल। आई ना बात समझ में? मैंने लास्ट में यहां नहीं पढ़ा सवाल, तो यहां ध्यान रखना, ठीक है? सवाल का क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक स्कूल में 100 छात्रों और 10 शिक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या, मतलब मेरे पास ऐसे समझ लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी? स्टूडेंट्स हैं 100, और जी टीचर कितने हैं? टीचर है जी मेरे पास शिक्षक 10। कहता है एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया, प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक, क्या दिया जा रहा है जी? ये हिंदी में क्या लिखा है? स्नैक। अच्छा स्नैक पैक दिया जा रहा है। अच्छा स्नैक इकट्ठा कर रहे हैं, स्नैक्स में क्या क्या ले रहे हैं ये? तो कुल छात्रों की तो 15, यानी एक छात्र को 15, ठीक है, और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों की संख्या का 25%, तो 100 का ही 25% करोगे तो 25 आ जाएगा। अब मेरे पास 100 छात्र है, एक को 15 स्नैक्स वाला पैक दिया जा रहा है, तो कुल को कितना दिया जा रहा होगा? 1500, और यहां एक को 25 वाला पैक दिया जा रहा है, 10 को कितना दिया जाएगा? 250। तो क्या पूछा जा रहा है? कुल कितने स्नैक्स आइटम? अरे तेरी का 1750। आसान सवाल है। $1750, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? 1750। नेक्स्ट कहता है दोस्तों एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन, देखो ये वही सवाल है वापस से, मुझे ऐसा लग रहा है, पेन की कीमत स्टैंडर्ड बॉक्स की वापस, हाँ वही सवाल है। मैंने कहा ना ये सवाल, यही सवाल केवल एक नया सवाल आप कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए नया नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है, बच्चे भी मेरे जानते होंगे, उनके लिए नया नहीं है ये, है ना? अभी तक कोई नया सवाल नहीं है, सभी शिफ्टों के सवाल लगभग मैं आपको करा चुका हूँ, अभी थोड़े से और बचे होंगे, उनको भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये। तो मेरे पास एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन, यानी प्रीमियम पेन के जो 8 बॉक्स ऑर्डर किए हैं उसने, और स्टैंडर्ड पेन के बॉक्स ऑर्डर किए हैं उसने, कितने जी? मेरे को नहीं पता कितने हैं, एक्स मान लेते हैं। कहता है प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन की कीमत स्टैंडर्ड पेन की कीमत का 2 गुना है, मतलब स्टैंडर्ड पेन की कीमत 1 है तो प्रीमियम की 2 है। तो भैया एक बॉक्स की कीमत 2 है, तो 8 की कीमत कितनी हो जाएगी? 16, यहां हो जाएगी x। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनकी संख्या आपस में अदला बदली हो गई, तो मेरे भैया जो प्रीमियम है बेचारे वो लग गए स्टैंडर्ड में, और जो स्टैंडर्ड पेन थे वो लग गए प्रीमियम के रेट से, प्लस के 2x। तो ऐसा करने से पता चला इससे कुल बिल में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि का मतलब 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ गया पुराना बिल,
तो जो पुराना बिल है वो 4 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5/4। बस 5 का गुणा इधर 4 का इधर, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा प्लस के 5x बराबर 8 4 32 प्लस के 4 दूनी 8x। मेरे भाई इसको तो इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 3x, इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 48, और 3 से काटूंगा तो x बराबर 16। और एक चीज देख रहे हो जिससे सवाल ना भी बने तुक्के लगा के आ सकता है कि दोनों का रेशियो वही आ रहा है 1:2। तो मेरे भाई उसने ये पूछा है कि प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन का रेशियो क्या होगा, तो प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन का रेशियो क्या होगा 8:, स्टैंडर्ड पेन है 16, तो रेशियो वही आ जाएगा जी 1:2। मुझे लग रहा है ऑप्शन भी जहां तक है सेम के सेम ही रखे जा रहे हैं ये। 1:2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। प्रीमियम पेन के मूल बॉक्सों की संख्या और स्टैंडर्ड पेन के मूल बॉक्सों की संख्या का अनुपात, ठीक है 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस सवाल को देख लेते हैं एक बार। कह रहा है एक बेकर ने 10 किलो देखो सेम ही सवाल है, बिल्कुल सेम वही सवाल है जो मैं कह रहा था कि ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चन थोड़े पूछे गए हैं, ये वही सवाल है। आ जाओ, प्रीमियम वीट, यानी कि अगर मैं प्रीमियम वीट की बात करूं तो वो खरीदा इसने 10 kg, सेम ही सवाल है, मैं लेंगे तो क्या ही भरू बड़बर इसकी। कुछ अतिरिक्त किलो स्टैंडर्ड वीट, यानी कि इसने सम एडिशनल स्टैंडर्ड फ्लोर या स्टैंडर्ड वीट कुछ भी लिख लो जो तुम लिखना चाहो, फ्लोर वीट, उसको मान लिया मैंने x। कीमत कहता है कि प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे की कीमत से 2 गुनी है, अगर इसकी कीमत 1 है तो इसकी कीमत 2 है, तो इसका ओरिजिनल बिल जो बनेगा वो बनेगा कितना 20 ना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ प्लस के x। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनकी संख्या आपस में बदल गई, ये लग गया इसके साथ और ये लग गया इसके साथ, तो ये हो गया जी कितना 10 प्लस के 2x। ऐसा करने से हुआ क्या कि कुल लागत में 25% की कमी आई है जी। 25% की कमी आने का मतलब 1/4 की कमी, तो ये कितना हो गया होगा फिर 3/4, 3 का गुणा इधर 4 का इधर, तो 20 3 60 प्लस के 3x, 4 दाढ़े 40 प्लस के 4 दूनी 8x। इसको ले जाओ इधर 5x, इसको ले आओ इधर बराबर 20, ठीक है जी। मैंने काटा इसको तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। पहले क्वेश्चन का आंसर चेंज आ रहा है थोड़ा सा इसका वरना सबके 1:2 ही चल रहे थे, इसका कहीं 1:2 मार के मत निकल जाना कि इसको क्या सॉल्व करें। तो भैया प्रीमियम है मेरे पास 10 और ये आ गया स्टैंडर्ड वाला आ गया मेरे पास 4, तो इसका रेशियो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो योर करेक्ट आंसर इज मेरे प्यारे बच्चों 5:2। 5:10 विच ऑप्शन, बोला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है एक शहर में साक्षर लोगों की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है, वही सवाल है, कौन सा वाला, सक्सेसिव वाला। 25,000, यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि आती है तो कुल साक्षर जनसंख्या इतनी हो जाती है। एलिगेशन से बना दो इसको, तो उड़ा दो। पुरुषों की संख्या में 5% की, यानी लिटरेट जो पुरुष हैं उनमें कमी आ रही है 5% की, अगर मेल की बात करूं तो, ठीक है। और साक्षर फीमेल की जो संख्या है उनमें वृद्धि हो रही है 10% की, 10% की। तो भैया कुल पॉपुलेशन जो लिटरेसी है वो कितनी बढ़ रही है, तो पहले जो पॉपुलेशन थी हमारे पास वो 25,000 थी, अब कितनी हो गई 25,250, कितनी बढ़ गई 250, किस पे बढ़ी है 25,000 पे, कितना परसेंट गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 से 25, तो ये दर्शा रहा है 1% को, किसको जी 1% को, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है 1% का। अब बड़े में से छोटा माइनस, 10 में से 1 माइनस करोगे तो यहां 9 हो जाएगा, 1 में से 5 माइनस करोगे, 1 में से माइनस का 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6। तो मेरे पास लिटरेसी की जो रेशियो है मेल और फीमेल का वो 3:2 आ जाएगा। दोनों की संख्या आ गई 5, 5 नहीं कितनी है पहले, पहले थी 25,000, इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना था 5,000। तो साक्षर पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या, अच्छा वर्तमान 25,000 है, ठीक है, तो भाई 3 का अगर 5,000 गुना करूंगा
तो ये हो जाएगा 15,000 बेटा, 15,000 इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आ गया होगा समझ में आप लोग। अगला सवाल, एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के बीच का अनुपात। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अलोकेटेड लैंड, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर रेशियो दे रखा है, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है कि जो बजट भूमि, जो बजट है, बजट भूमि, ठीक है, भूमि अधिग्रहण और बिल्डिंग का है ना, पहले किसका है, कंस्ट्रक्शन का है, किस चीज का है, कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन का है, फिर है बिल्डिंग का और लेबर का, ठीक है, लेबर का यानी वर्कर्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:3:2 आवंटित है। परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि हुई, निर्माण सामग्री की लागत में 10% की वृद्धि हुई। एक काम करो, परसेंट में मामला चल रहा है, आप इसको 100 मान लो, 500, 300, 200 ऐसे मान लो, जिससे परसेंटेज इजी हो जाएगी थोड़ी सी सॉल्व करना। अब जैसे परियोजना की भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि, यहां 5% की अगर वृद्धि हो रही है तो 5% की वृद्धि का मतलब क्या है कि आप मुझे ये बताओ, 500 का 5% करोगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, बोला 25 की, ठीक है। इसके बाद कहता है निर्माण सामग्री की लागत में 10% की वृद्धि हुई, यहां 10% की वृद्धि कर दो आप। अगर इसका 10% कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना जी भाई, 300 का 10% 30 हो गया। फिर कहता है श्रम की लागत में 20% की गिरावट, यानी मजदूरों में 20% की गिरावट आ गई भैया। अगर इसका 20% कैलकुलेट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यानी 1/5, 1/5 का मतलब 40 की गिरावट। अब उसने क्या पूछा है, तो कुल परियोजना लागत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। तो 30 और 25, 55, 55 में से 40 गया तो मेरे पास 15 का इंक्रीमेंट आ रहा है। कितने पर, 500, 300, 800 और 200, 1000 पर। 1000 पर 15 का इंक्रीमेंट कितना परसेंट है बेटा, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1.5% का क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी इंक्रीजमेंट। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीजमेंट। क्लियर, आया समझ में, नहीं आया सवाल, बहुत आसान सवाल है, नर्सरी क्लास का है, आसान सा बच्चों वाला सवाल है जी। आ जाओ, कहता है एक विक्रेता 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2% की कमीशन कमाता है तथा 150 रुपए प्रति टाई की दर से 12% की कमीशन कमाता है। बहुत बढ़िया। वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं शर्ट पे, यानी शर्ट की जो कमाई है, तो शर्ट 500 रुपए की और 500 रुपए पर ये 2% का कमीशन लेता है, तो ये कमीशन लेता होगा 5 दूनी 10 रुपए का, ठीक है। और अगर टाई के बारे में बात की जाए, ठीक है, टाई के बारे में, तो टाई है 150 रुपए की और इस पर कमीशन ले रहा है 12%, तो मतलब 12, 15, 180, तो यहां कमीशन मिल रहा है इसको 18 रुपए का टाई पर, ठीक है। वह प्रतिदिन 3 शर्ट, तो 3 शर्ट पे, एक शर्ट पे 3 रुपए का कमीशन, तो यहां कमीशन हो गया टोटल 30 रुपए का। और 4 टाई, तो एक टाई पे 18 रुपए का कमीशन, तो 4 टाई पे कमीशन हो गया 18 4 72 रुपए का, ठीक है, 18 4 72 रुपए का। तो 30 दिनों में उसका कुल कमीशन कितना होगा, एक दिन में भैया इसका कमीशन बन रहा है 70, 30, 100, 102 रुपया। तो 30 दिन का कमीशन कितना हो जाएगा, एक दिन का 102, 30 से गुणा कर देंगे, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3060 रुपए का कमीशन कमा लेगा जी। बताओ बेटा, क्लियर है भाई, उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा। अगला सवाल, एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय दे रखा है मेरे को, इतना 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 है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में इतने की गिरावट, कपड़ों की में इतनी गिरावट। ये सवाल एक पहले करा चुका हूं, वही सवाल है सेम। देखो, यानी फूड और इसके बाद भोजन के बाद कपड़े, क्लॉथ और मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, ठीक है। आ जाओ, क्या कहता है, कहता है इन पे जो रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का वो 2-4-4 है। एक काम करो, इसको भी परसेंटेज का मुद्दा चल रहा है, 100 बना दो सबको, बना दिया।
कहता है आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट। यहां 10% की गिरावट आ गई, तो 10% मतलब 1/10 होता है, तो इसका मतलब यहां गिरावट आ गई 20 की। कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि, यहां 5% की वृद्धि आ गई जी। 5% की वृद्धि मतलब 5 चौके 20 की वृद्धि आ गई, ठीक है। और मनोरंजन पर 15% की गिरावट आने की उम्मीद है, तो यहां आ रही है गिरावट कितने की, 15% की। तो भैया रे 15 चौके 60, यानी यहां गिरावट आ गई 60 की। मेरे भाई 20 की कमी और 20 की वृद्धि है तो बराबर हुआ, यानी फिर भी 60 की गिरावट है कितने पर, ओवरऑल 400, 400, 800 और 200, कुल 1000 रुपए। 1000 पे 60 की गिरावट है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि कितना परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक और खत्म, तो माइनस का 6% की कमी, यानी 6% डिक्रीजमेंट हो गया जी ओवरऑल। ठीक है दोस्तों, अरे बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आसान आसान तो सवाल हैं यार सारे के सारे। 6% की कमी। अगला सवाल कह रहा है एक कंपनी ने 20 हाई, देखो सेम ही सवाल आ गया वो वाला जो मैं आपको बार बार गुड क्वेश्चन लिख के लेके चल रहा हूं ना, एक यही सवाल मेरे को दिख रहा है कि एजुकेटी का फेवरेट सा सवाल है ये। एक कंपनी ने हाई एंड लैपटॉप, ठीक है, मैं यहां लैपटॉप लिख लेता हूं, लैपटॉप खरीदे हैं इसने 20, और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की मुझे पता नहीं कितने हैं, वो मैंने एक्स मान लिया। लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की कीमत का 5 गुना है, अगर इसकी कीमत 1 है तो इसकी कीमत 5 है। तो मेरे भाई एक लैपटॉप की 5 है तो 20 लैपटॉप की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए, और ये हो जाएगी मेरे पास 100 रुपए। लेकिन इनकी संख्या आपस में अदला बदली हो गई, इसका गुणा इसके साथ करो, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस के 5x। अब ऐसा करने से हुआ क्या है, आपस में अदला बदली हो गई तो कुल बिल 80% बढ़ गया। 80% का मतलब क्या है जी, 80% को आप क्या लिख सकते हो काका, 4/5। तो 5 में 4 की वृद्धि, दैट मीन्स 5 में 4 की वृद्धि मतलब 9/5। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो ये हो गया जी हमारे पास 900 प्लस के 9x, इधर करेंगे 20 पंजे 100 प्लस के 5 5 25x, ठीक है, 20 पंजे 100, 5 5 25x, इधर ले जाओ इसको, तो मेरे पास ये बचेगा मेरे भाई 16x। इधर ले आओ तो ये बचेगा मेरे पास 800। 16 से काट देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो x की वैल्यू 16 पंजे 80 50, x की वैल्यू क्या आ गई जी, 50 आ गई, ठीक है, 16 पंजे 80। अब उसने क्या पूछा है, तो मूल ऑर्डर में हाई लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या, तो लैपटॉप की संख्या है हमारे पास कितनी भैया, 20, और डेस्कटॉप की संख्या है कितनी, 50, तो 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 2:5, 2:5 के रेशियो में। बताओ जी आई बात समझ में, तो 2:5 इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा है, जाने ये कैसी डोर है। 2:5। नेक्स्ट अंतिम सवाल होगा शायद, लगभग नहीं अभी तो है यार, ओके चलो बनाते हैं। पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, ओके, और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, मतलब ये टोटल जाता है 3045 किलोमीटर, समझना मेरी बात को, और इसकी बाइक का जो एवरेज है वो है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो इसकी बाइक जो है कितना पेट्रोल खाती होगी, कितने लीटर, तो भाई 15 दूनी 30, ना जानेगी 0, 15 तीये 45, 203 लीटर। अच्छा 203 लीटर पहले, बढ़ोतरी से पहले इसकी कीमत थी 82 रुपए लीटर, ठीक है, तो कुल प्राइस इतना बन जाएगा, गुणा मत करना कहीं तुम गुणा करने बैठ जाओ, 82 रुपए प्रति लीटर थी, क्योंकि ये ऐसे गुणा नहीं किए जाते, सवाल में कुछ ना कुछ अलग पूछा होगा, ध्यान रखना। 82 रुपए लीटर थी पेट्रोल की कीमत, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई है, ओके, बढ़ोतरी से पहले ये कीमत थी, अब उसकी कार ये है, पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च निकटतम कितने रुपए की वृद्धि, केवल इंक्रीमेंट पूछा जा रहा है, मतलब इसका जो भी प्राइस है उसमें 5% बढ़ा है, तो 5% कैलकुलेट करना है आपको, तो 5% का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 1/20, इतने की बढ़ोतरी हुई है साहब। अब 2 से काटोगे तो ये कटेगा 41 बार, और 10 से
1 पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट लगाओगे रे मेरे भैया तो आपके पास आ जाएगा ये कितने बार आ जाएगा, लास्ट में 3 आएगा है ना। तो एक बार कर ही लेते, 4 दूनी 8 के आसपास आएगा, यहाँ तो गुणा करना ही पड़ेगा। मतलब आपके पास ये कितना आ जाएगा, पहले 4 से गुणा कर लो, तो 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, 800 बार है। अब 0.1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20.3। गुणा करने का तरीका, पहले 4 से गुणा कर लो फिर 0.1 से, अब इसको जोड़ दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 832 रुपया 30 पैसा, इतना बढ़ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि निकटतम पूछा है ना, अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि एक मकान मालिक 8 लाख रुपए में, ये सवाल थोड़ा नया था, न्यू क्वेश्चन देखा मुझे, न्यू लेकिन पैटर्न ओल्ड है, जो पैटर्न है वो ओल्ड है, और कोई सवाल मुझे नया दिखा नहीं अभी तक। एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा, मतलब जो फ्लैट को बाई किया है उसने, वो किया उसने 8 लाख रुपए में, ठीक है, 8 लाख रुपए में बाई किया है। ओके, रख रखाव के लिए वो जो सिक्योरिटी देता है मेरे भाई, वो देता है 2000 रुपए महीने सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि ये जो सिक्योरिटी अपने डिपॉजिट करता है, ठीक है, जो मेंटेनेंस देता है, सिक्योरिटी कह लो या मेंटेनेंस कह लो उसको, चलो इतना ही लिख लो मेंटेनेंस, तो ये मेंटेनेंस देता है रे भैया कितना, 2000 रुपए मंथ, 2000 रुपए मंथ, ठीक है। भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर, जो इसने निवेश किया है इस पर चाहता है 9% का रिटर्न कमाना, तो 9% का रिटर्न, अगर 9% कैलकुलेट करोगे तो 9 8 72, ये आ जाएगा 72,000, ठीक है। उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, 2000 रुपए महीने ले रहा है सोसाइटी के, समझना मेरी बात को, तो 12 महीने की सोसाइटी कितनी हो गई मेंटेनेंस चार्ज, 24,000 रुपए, 72,000 रुपए रिटर्न लेगा, 24,000 रुपए सोसाइटी, तो ये लेगा कितना, 96,000 रुपए, यानी 96,000 रुपए इसको साल में चाहिए, साल का मतलब 12 मंथ में, तो प्रत्येक मंथ रेंट कितना चार्ज करेगा, 12 अट्ठे 96, 8,000 रुपए। बताओ जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8,000 रुपए रेंट चार्ज करेगा वो ईच एंड एवरी मंथ। बोलो लाडले बच्चों, क्लियर है कि नहीं मेरे भाई, मजा आया। चलो, अरे खत्म हो गई, लो जी, गुड बाय ऑफ परसेंटेज 2025, आपके एजुकेटिव पैटर्न की ऐसी की तैसी, खत्म सारे सवाल, ठीक है। ये परसेंटेज था पहला चैप्टर हमारा, इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल वीके सिंह मैथ्स के अंदर, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी पड़ा है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो या सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके वीके सिंह मैथ्स, मिल जाएगा। भाई जो भी बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कैसी लगी हमारी ये क्लास, ठीक है। और अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चैनल पे जो पहली बार आया है वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद भाई।